आज हम चैप्टर पे आ ही गए हैं। लगभग 2-3 लेक्चर था मेरा, वो बेसिक टाइप का था। अगर वो लेक्चर कंप्लीट हो गया तो आज चैप्टर स्टार्ट हुआ है। निश्चित है कि आप सभी को पूरे पूरे अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का चैप्टर 1 केमिस्ट्री शुरू से स्टार्ट किए हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से शुरुआत किए हैं। तो इससे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से पहले रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम जानेंगे। रासायनिक परिवर्तन, तो सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। लिखेंगे वैसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक एवं रासायनिक दोनों बदल जाते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो वैसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक एवं रासायनिक दोनों बदल जाते हैं, या दोनों गुण बदल जाते हैं। दोनों बदल जाते हैं, नहीं तो दोनों गुण भी यहाँ पे लिख सकते हैं। दोनों गुण बदल जाते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें जैसे भी पूछा जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे क्या हो सकता है। तो हम पहले बता चुके हैं कि रासायनिक परिवर्तन के बाद आए तो इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों गुण जो होता है क्या होता है, बदल जाता है। जैसे कि मान के चलो क्या हो सकता है, जैसे कि मान के चलो कोई वस्तु है जिसको हम बदल देंगे और फिर से पुनः उसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे ही हम बहुत रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि दूध से दही बनना। अब बताओ तो हम दूध से क्या बनाएंगे, दही। दूध से दही का बनना। अब बताओ, ध्यान दो, एग्जाम्पल अपने अनुसार लेंगे। जरूरी नहीं है कि हम दूध से दही लिए तो वही, और भी बहुत सारा हो सकता है अपने अनुसार। बस हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। हमें समझना है कि होता क्या है, समझा ना। तो इसको स्टेप को पकड़ेंगे, रट्टू मन नहीं बनेंगे, समझा ना। समझने का हम हर एक वर्ड को, हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हम पहला एग्जाम्पल लिए, दूध से दही बनना। हम दूध से दही बना सकते हैं ना। लेकिन अगर तुम्हें बोला जाए कि आप दही से दूध बनाइए, हो सकता है नहीं ना। तो ये कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, रासायनिक। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आप सभी के बीच रहेगा कि दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है, तो क्या करेगा, रासायनिक परिवर्तन। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल ये एक और हो सकता है, जैसे भोजन का पचना। क्या हो सकता है, भोजन का पचना। आप बताओ, भोजन हम लोग खाते हैं, पच जाता है ना। तो पचने के बाद फिर से पुनः भोजन बन सकता है, वो नहीं ना। जैसे सब्जी को काटना, सब्जी को हम काट सकते हैं ना। सब्जी को काट दिए, ये धय कर दिया। अब उसको पुनः फिर से, जैसे मान के चलो गोभी है या आलू है, आलू सब देखा है ना। तो आलू को हम काट दिए, टुकड़ा कर दिए ना। अब फिर से पुनः फिर से वही अवस्था में ला सकते हैं, नहीं ना। तो सब्जी का कटना भी हो सकता है। और दो एग्जाम्पल बताओ अपने अनुसार, जो रासायनिक परिवर्तन हो जिससे पुनः प्राप्त नहीं हम कर सकते हैं। बताओ अपने अनुसार, एक दो एग्जाम्पल बताओ। पेड़ को काटना, हाँ ये भी हो सकता है। पेड़ को काटना या लकड़ी को काटना, ये भी हो सकता है। लकड़ी को काटना, सही बात। लकड़ी को हम काट दिए या पेड़ को हम काट दिए, फिर से पुनः वही अवस्था ला सकते हैं,
नहीं ला सकते हैं। तो ETC बहुत सारा एग्जाम्पल तू अपने अनुसार ले सकता है, लेकिन मेन पॉइंट है इसको हमें समझना है, पढ़ना है। तो हम एक रासायनिक परिवर्तन अभी समझाने का प्रयास किए, सभी को समझ में आया। अगर रासायनिक परिवर्तन क्या है, ये 2 नंबर में ये भी पूछ सकता है रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो ये थ्योरी लिखना पड़ेगा, परिभाषा में इतना। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछता है दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है, तो क्या बोलेगा रासायनिक। तो रासायनिक परिवर्तन में यानी जो कोई भी वस्तु हो उसको हम चेंज करके कुछ अलग बना सकते हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, तुम ही लोग जवाब देगा। जैसे कि मान के चलो कि हम पानी से बर्फ को बनाए, पानी से क्या, अब बताओ पानी से बर्फ का बनना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक। रासायनिक होगा, नहीं होगा। रासायनिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम पानी से बर्फ बना दिए, लेकिन बर्फ से फिर पानी हम बना सकते हैं, इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। तो हमने अभी रासायनिक परिवर्तन को सीख चुके हैं, तो आप आगे भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं उसको भी जान लेते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, जिसमें भौतिक गुण में परिवर्तन होगा परंतु रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जिसमें भौतिक गुण में परिवर्तन होगा लेकिन रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि मान के चलो किसी चीज को हम चेंज करेंगे, किसी चीज को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, उससे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। जैसे हम अब ये जल का उदाहरण दिया ना, तो यहाँ पे जल का उदाहरण भी हो सकता है। जल से हम बर्फ बना देंगे ना। अब कैसे जल से बर्फ बनाते हैं वो पता है ना। जल से बर्फ हम बना के बर्फ को पुनः हम फिर से क्या, तो जल से बर्फ बना तो वो भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन उससे फिर परिवर्तन करके हम जल बना सकते हैं, तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ, दोनों यानी हम जिसको चेंज कर दिए वो फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, वो हो जाएगा, समझे ना। जैसे कि मान के चलो पहला हम लिया मोम का पिघलना। मोम देखा है ना, मोम होता है, मोमबत्ती होता है, एक मोम होता है। मोम का चित्र कैसे होता है, ऐसे बीच में दिया रहता है ना। मोम पिघलता है तो पिघल के नीचे, और ये मोमबत्ती रहता है ना बीच वाला, इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं क्योंकि वो जल के ऊपर चला जाता है ना, कहाँ जाएगा कोई पता नहीं। लेकिन जो ये मोम नीचे गिरता रहता है ना, तो इसको फिर से हम मोम जो होता है, तो मोम अलग होता है, मोमबत्ती अलग होता है। इस साइड वाले को, इस भाग को हम सिर्फ मोम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोम। अब बीच में ये जो रहता है उसको मोमबत्ती बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोमबत्ती। तो मोम को हम पिघाल के फिर से मोम हम बना सकते हैं, लेकिन तो ये मोम क्या कहलाएगा, मोम क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। और जो ये मोमबत्ती रहता है वो क्या कहलाएगा, रासायनिक। तो समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए मोम का पिघलना, बल्ब का जलना, जल में नमक का घोलना, और उसके बाद जल में नमक का घोलना। जल में नमक, जैसे कि मान के चलो जल है, पानी में नमक को हम घोल दिए ना, तो फिर से हम पानी को छान के नमक बना सकते हैं, क्योंकि नमक का प्रक्रिया पता है कहाँ से बनता है, पता है ना, समुद्र के जल से नमक बनता है ना। कैसे बनता है वो भी पता है। जैसे कि मान के चलो अगर तुमसे कोई पूछ दे कि नमक कैसे बनता है, ध्यान दो, हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा चुके हैं, अभी भी थोड़ा हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि नमक कैसे बनता है, ध्यान दो। तो नमक क्या होता है, समुद्र के किनारे देखेगा कि समुद्र के साइड में एक बड़ा सा खेत जैसे बना दिया रहता है, सुना। जब समुद्र की लहरें ऐसे करता रहता है ना, उसका जो फेन होता है ना, छलांग मार के उसमें चला जाता है, किसमें, खाली स्थान पे जो खेत जैसे बनाया रहता है उसमें चला जाता है। अब वो लहर मारता है, लहर बन के उसमें चला गया, वो धीरे धीरे जम के किसका रूप ले लेता है, नमक का रूप ले लेता है। और नमक को शुद्धिकरण मशीन द्वारा किया जाता है। अब विभिन्न प्रकार के केमिकल और मिला के उसका विभिन्न प्रकार के टाटा बिरला जो नमक अभी चलता है वो नमक का रूप दे दिया जाता है। तो समझ ना। तो नमक जल से बना, तो क्या हम नमक को जल में घोल के फिर से नमक नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, ये प्रक्रिया कर सकता है, सुना। तो हमने अभी भौतिक परिवर्तन पढ़ लिया, अभी 2 परिवर्तन पढ़े हैं, पहला रासायनिक परिवर्तन और दूसरा भौतिक। तो इस दोनों में कोई दिक्कत है, इसको अपने भाषा में याद रखना कि भौतिक परिवर्तन में कोई ऐसा चीज रहे
उसको हम चेंज कर दे और फिर से पुनः वही अवस्था में ला दे, उसे ही हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या था कि किसी को हम चेंज कर दे फिर से पुनः वही अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो बेहतर तरीका से रासायनिक और भौतिक परिवर्तन आप सबको समझ में आया होगा, आया है ना। तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। इस चीज को अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसका परिभाषा बोलेगा देने के लिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका परिभाषा है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, ये अकेले भी हो सकता है या किसी और के साथ भी ले सकता है, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये यानी अपने से नए पदार्थ का क्या करेगा, निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे कि हम अपने अनुसार एग्जांपल लेने चाहते हैं। क्या सर आप बोले कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, ये अकेला भी चल सकता है, तो अकेला कैसे चलेगा? जैसे मान के चलो H2O, ये क्या है, जल, ये अकेला है ना, जल अकेला है, लेकिन ये 2 भागों में बट जाएगा, H2+O हो सकता है ना। तो अकेले चला था और 2 को ऐड कर दिया, तो ये क्या है, 2 हाइड्रोजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। यानी अकेला चला और 2 भागों में बट गया। तो क्या बोला कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, यानी अकेले भी चल सकता है या इसी को उल्टा कर दे तो ये H2+O, तो ये अकेला नहीं है, ये किसी और के साथ ले लिया ना। एक ही एग्जाम्पल को 2 तरह से हम समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। समझने का क्या कर रहे हैं, प्रयास। तो ये अकेले चला था, 2 रूप ले लिया, यहाँ पे हम इसी चीज को 2 रूप बना दिए और ये जाके क्या करेगा, 1 रूप ले लेगा। तो इसी को एग्जाम्पल थ्रू चलेंगे। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। भिन्न गुण वाले, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, हाइड्रोजन का गुण अलग होता है और ऑक्सीजन का गुण अलग होता है ना। तो क्या बोला कि ये अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। नया पदार्थ का निर्माण किया ना, जल था, जल से चला, ये 2 हाइड्रोजन बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया। तो इसी तब वह प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया करते हैं। ये अकेले भी चल सकता है, ध्यान दो, ये अकेले भी या किसी और के साथ भी चल सकता है। तो समझने का प्रयास करेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेला या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ गए। और भी एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे देखो H2+Cl2, एरो क्या बनेगा, 2HCl, तो ये अपने साथ ले लिया था, नए पदार्थ का निर्माण किया। जैसे यहाँ पे Mg+2HCl, एरो तो क्या बना, MgCl2+H2। तो ये यानी चाहे अकेले चले या किसी और के साथ पे हमेशा नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एग्जांपल समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अब हम 2 पॉइंट लिखे हैं। एक है होता है अभिकारक किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभिकारक किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। एक ही लाइन में इसको याद रखना कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें बताने के लिए कहा गया, जैसे क्या हो सकता है, कहां से पहचानेंगे कि कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद या प्रतिफल है। दोनों एक ही कैटेगरी का होता है। तो जैसे में लिख दे, जैसे कि होता है H2O और इसको तोड़ेंगे तो ये H2+O होगा ना। तो इसमें अभिकारक ये होगा। ये क्या होगा, समझ में आया? तो पहचान लेगा ना अभिकारक किसे कहते हैं। डायरेक्ट थ्योरी के अनुसार कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो यही ना भाग लिया, भाग लेके तब ना 2 भागों में बटा है, तो इसी को हम अभिकारक कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, अभिकारक। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? अभिकारक को सब पहचान सकता है ना। उसके बाद हम चले अगले, तो प्रतिफल या इसका दूसरा नाम उत्पाद किसे कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ऐसे ही लेके देखें
और भी एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक ही तरीका के एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि सभी को समझ में अच्छे से आए। जैसे कि ये होगा H2O एरो, तो H2+O, तो यहाँ पे उत्पाद ये कहलाएगा। समझ में आया? तो अभिकारक और उत्पाद में समझ में आ जाएगा ना, पहचान सकता है। तो क्या बोला कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल या एक उत्पाद भी लिख सकते हैं यहाँ पे, उत्पाद। दोनों, चाहे इसका दो नाम, किसी इंसाने का दो नाम होता है ना, मोनू सोनू। नहीं सर, नहीं हमारे नहीं। आवाज जैसे परमा परमु, ये क्या होता है? परमा, हाँ शॉर्ट फॉर्म होता है ना, है ना, कोई दिक्कत? तो अगर समझ में आया तो प्लीज शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैला दीजिए अपने गांव में, टोला मोहल्ला हर एक जगह प्रचार होना चाहिए कि कोई आया है यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं फ्री में, फ्री सेवा। तो और अच्छे से आगे अगला कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। शेयर फटाफट करिए तो देखते हैं कौन कितना कर रहा है। ये हम 5 कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, समझे ना, जिसमें पहले हम चालू किए थे, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन के बारे में जाने, भौतिक परिवर्तन के बारे में जाने, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाने, उसके बाद अभिकारक किसे कहते हैं वो जाने, और उसके बाद प्रतिफल या उत्पाद किसे कहते हैं। ये 5 चीज कल सभी को क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, है ना।